हेलो स्टूडेंट। हम करेंगे इस वीडियो में कक्षा 11वीं हिंदी की जो प्रश्न बैंक है 2021-22 के उसके 2 और 3 अंक के प्रश्नों का हल। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरुआत करते हैं इसके इकाई 1 आरोह काव्यखंड से। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा है भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो कवि यहाँ लिखे हैं और रचनाएं उनकी सामने लिखी है। 2 लिखने हैं, हमने यहाँ 3 लिखे हैं, 2 याद कर सकते हैं। जैसे पहला रामानंद, इनकी रचना है यहाँ पर राम आरती। तुलसीदास, रचना है रामचरित मानस। कबीरदास, इनकी रचना है बीजे क्या साखी। प्रश्न नंबर 2, ऋतकालीन के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। तो 2 कवि और उनकी एक एक रचना का नाम हमें लिखना है। तो जैसे 2 कवि है, पहला बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सस्सई और केशवदास, तो इनकी रचना है रामचंद्र राव। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है थर्ड, भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी रचना का नाम बताइए। कवि है अंबिका दत्त व्यास, रचना है कंसवध। गुरु भक्त सिंह और रचना है नूरजहां। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ आता है कि द्विवेदी युगीन के 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर है पहला नाथुराम शर्मा, इनकी रचना है अनुराग रत्न और हरीश औध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ आता है कि छायावाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर है यहाँ पर पहला है जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है कामायनी, और सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी रचना है यहाँ पर लोकातन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 6 नंबर का, प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखे। तो प्रगतिवाद के जो 2 कवि है उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। तो कवि है पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है कुकुरमुत्ता, और रामधारी सिंह दिनकर, रचना है कुरुक्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि प्रयोगवाद के 2 कवि तथा उनकी रचना का नाम बताइए। तो यहाँ पर है गजानन माधव मुक्तिबोध, रचना है इनकी चांद का मुंह टेढ़ा है, और अज्ञे बावरा अहेरी, यहाँ पर इनकी रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ आता है कि भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, पहला था नाम का महत्व और दूसरा था गुरु का महत्व। यहाँ पर इनके अंदर भी आप एक एक लाइन या 2-2 लाइन लिख सकते हैं। जैसे नाम के महत्व में लिख सकते हैं कि कीर्तन भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं कवियों में पाया जाता है और सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मारक यहाँ पर किया है। इस काल और गुरु के महत्व में हम लिख सकते हैं कि इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान बताया है या उससे बढ़कर बताया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो यहाँ पर 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, पहला है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता और दूसरा है यहाँ संगारिता। तो यहाँ पर भी इनके अंदर हम एक एक 2 वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारतेंदु युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो भारतेंदु युग में जो 2 प्रमुख प्रवृत्तियां थी, पहला था राष्ट्र प्रेम का भाव, यहाँ हमें देखने को मिलता है, और दूसरा है जनवादी विचारधारा का अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 11वें नंबर का कि द्विवेदी युग की 2 प्रमुख कविताएं बताइए। 2 प्रमुख कविताएं लिखनी है, लिख सकते हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी स्वप्न, 2 लिख सकते हैं। छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखनी है हमें यहाँ। तो पहला यहाँ पर हो सकता है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, दूसरा प्रकृति प्रेम, तीसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, और चौथा रहस्यवाद। प्रश्न नंबर 13, प्रगतिवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, पहला है यहाँ क्रांति विरोध, दूसरा मानवतावाद का स्वर, तीसरा नारी भावना यहाँ पर थी, और चौथा सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ आता है, हमने यहाँ पर पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन शामिल किए हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन को शामिल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 है यहाँ प्रयोगवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो यहाँ पर 2 प्रमुख प्रवृत्तियां थी, पहला था है तार सप्तक के कवि यहाँ पर थे, दूसरे थे तार सप्तक के कवि, और तीसरा यहाँ पर तार सप्तक के कवि। तो इनके अंदर हमें कवियों के नाम लिखना है। जैसे तार सप्तक के कवि
थे पहले अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध प्रभाकर, माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा। और दूसरे तार सप्तक के कवि यहाँ पर थे भवानी प्रसाद मिश्र, संकुल माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती। और तीसरे तार सप्तक के कवि यहाँ पर थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है प्रश्न नंबर 15। कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है ना? संसार को कबीरदास जी ने पागल कहा था। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था इसलिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पागल हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास जी ने तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक लगाना, ध्यान करना आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को भी गलत बताते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार जो है यह पागल हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 16। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? तो 5 तत्वों के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो 5 तत्व है अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है इस इकाई का। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? तो मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन को मोहने वाला है। और आगे भी लिख सकते हैं यहाँ, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित होता है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी मानती है। 18वां क्वेश्चन यहाँ आता है कि पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में विचरण करना चाहता है। वह समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? तो महाजन ने कर्ज न चुका पाने की दशा में बैलों की जोड़ी की कुर्की यहाँ पर करवा दी थी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, इसका लास्ट है कि आओ मिलकर बचाएं। कविता में कवयित्री ने बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है? तो यहाँ पर उत्तर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत कविता में लेखिका ने प्रतिपादित किया है कि प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, पर्वत, फसलें, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना होता है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उत्पादनों को बचाना है। हमें अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष बचा है। तो इस तरह से तो ये यूनिट 1 हुई है, इकाई 1 हुआ है। उसके बाद आता है अध्याय 2 जो है आरोह, फर्स्ट भाग, गद्य खंड। यहाँ पर भी हमें 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला है यहाँ पर भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रमुख निबंधकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, पंडित बालमुकुंद गुप्त आदि यहाँ पर थे। उसके बाद है रेखांचित्र से क्या तात्पर्य है? तो इसे अंग्रेजी भाषा में स्केच कहते हैं। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी तुलिका से चित्र बनाता है, उसी प्रकार रेखा चित्रकार अपने शब्दों के रंगों के द्वारा ऐसे चित्र उपस्थित करता है जिनसे वर्णन योग्य वस्तु की आकृति का चित्र हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 3, रेखा चित्र एवं संस्मरण में क्या अंतर है? अंतर हमें यह लिखना है। तो रेखा चित्र की परिभाषा अभी हमने ऊपर पढ़ी थी और इसके साथ ही यहाँ संस्मरण की परिभाषा हम यहाँ जोड़ देंगे। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। इसमें लेखक स्वयं अपनी किसी अनुभूति, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्ति के किसी एक पक्ष का उद्घाटन होता है। वस्तुतः संस्मरण एक घटना प्रधान गद्य रचना है जिसमें प्रिय या श्रद्धेय व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण या जीवन की झांकी होती है। उसके बाद हमें यह जीवन और एकांकी में अंतर लिखना होता है। जीवनी क्या होती है? तो जीवनी या जीवन
चरित्र व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत होता है, जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्रण किया जाता है। आत्मकथा, तो आत्मकथा किसी व्यक्ति की स्वयं लिखित जीवन गाथा होती है। इसमें लेखक आत्म परीक्षण एवं आत्म परिष्कार करना चाहता है, वह अपने अनुभव को दुनिया के सामने या लोगों के सामने बांटना चाहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर अंतर या तो आप 2 कॉलम बना के लिख सकते हैं, या पहले कहानी में की परिभाषा, इसके उदाहरण या ये क्या होता है ये लिखकर फिर उपन्यास लिख सकते हैं। तो कहानी ये है, उपन्यास ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नाटक एवं एकांकी में अंतर। तो अंतर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नाटक का कथानक बड़ा होता है जबकि एकांकी का कथानक छोटा होता है। नाटक में 3 से अधिक अंक होते हैं, परंतु एकांकी में 1 अंक होता है, जिसमें कुछ दृश्य भी हो सकते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक दर्शकों पर अनेक प्रभाव डालता है, परंतु एकांकी दर्शकों के मन पर एक ही प्रभाव डालती है। यह प्रभाव सजीव और अधिक गहरा होता है। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर इनमें अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, बिरादरी का वही सहारा होता है, यह कथन किसने और किससे कहा था, किसने कहा था। यह कथन मोहन के पिता वंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा था। किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं। तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती माता से लेते हैं। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता है। उसके बाद नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह यहाँ तो पीर की मजार है। ये कथन किससे कहा था। तो यह कथन मोहन के वृद्ध पिता वंशीधर ने कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि मियाँ नसीरुद्दीन को नाम बाइया का मसीहा क्यों कहा गया है। तो मियाँ नसीरुद्दीन की नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है कि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते थे। वे स्वयं की 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था। वे रोटी बनाने को कला मानते थे तथा स्वयं को उस्ताद कहते थे। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा था। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते थे और वे कुछ नया नहीं कर पाते थे। तो इस प्रकार से जो इकाई है ये वाली, ये भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6 में भी 2 अंक के प्रश्न हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो एक इनके क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर है वो लिखे हुए मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सरल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस, वहाँ पर उनको अपलोड कर दूंगा। अभी जैसे आप ये वीडियो देखेंगे उसके जस्ट बाद 1 घंटे के अंदर उन्हें अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके उनसे स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको न सिर्फ कि 2 नंबर के अंक वाले प्रश्न मिलेंगे, बल्कि आपको 3 नंबर के जो अंक है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं उसका जो पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन बैंक का वो वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके साथ ही वहाँ पर आप निबंध, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र और कवि परिचय, लेखनी, इन ये भी वहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक भी आपको हमारे जो वीडियो है चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।